हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक। आई एम बाबू, यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल जिंदगी। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर और साथ में बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर पर बात किया था। आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया है और आपको वहाँ पे मैंने जो भी कंसेप्ट समझाए थे वो कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो फिर से हमारी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पे बेस्ड होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफार्मर के बारे में। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, एलिमेंट्री कंसेप्ट्स पर बात करने वाले हैं। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा किस तरीके से काम करता है। वैसे तो मैंने आपके लिए थ्योरेटिकल में बहुत सारा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल कराया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, पर मैं सबसे पहले अपनी स्टार्टिंग में आपको जो समझाऊंगा वर्किंग, वो आपको एक ट्रांसफार्मर की एक बेसिकली जो वाइंडिंग्स में वर्क होता है उसके थ्रू समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक पिक्चर का सिलेक्शन किया हुआ है। इस पिक्चर के थ्रू हम आपको समझाने वाले हैं ट्रांसफार्मर की वर्किंग। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जब बेसिक कंस्ट्रक्शन बताया था तो उसमें बताया था कि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग्स हमारी होती हैं। पहली वाइंडिंग क्या होती है, हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एंड इसी के साथ में दूसरी वाइंडिंग क्या होती है, हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग कहाँ पे कनेक्ट होती है, जो कि हमारा सोर्स होगा, सोर्स तरफ में हमारी प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्ट होती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी कहाँ पे कनेक्ट होती है, जो हमारा लोड होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि सोर्स जो है, सोर्स की जगह पे ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्टेड है। मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखिएगा, ये हमारी क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है, राइट। इस तरीके से ये प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये देखिएगा ये क्या है, हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ओके, ठीक है, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब देखिएगा होता क्या है, जब हम अपने प्राइमरी वाइंडिंग में, जब हम अपनी प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक, यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, V1 हमने वोल्टेज अप्लाई किया, तो क्या होता है, अब आपको पता है कि जब कोई एक वायर है, वायर में से अगर हमारी कोई करंट फ्लो हो रही है तो उस वायर के अक्रॉस में, मतलब कि उसके चारों तरफ में क्या होगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है। इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे जनरेट हो जाता है, आपने BEE में पढ़ा था। तो वही होता है जब हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मतलब कि करंट इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो कराते हैं, तो इस कॉइल के अक्रॉस, इस कॉइल के चारों तरफ में हमारा एक मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, है ना। इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है। यहाँ पे देखोगे ये इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का एक नेचर होता है। वो नेचर कैसा होता है, अल्टरनेटिंग नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अल्टरनेटिंग का आपको मतलब पता है कि एक ऐसा कंपोनेंट जो कि टाइम के साथ में अपनी वैल्यूज को चेंज कर रहा है, कभी प्लस में होता है, कभी माइनस में होता है ना। तो ये क्यों अल्टरनेटिंग नेचर का ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों बना, क्योंकि हमने यहाँ पे सप्लाई कौन सी दी है, अल्टरनेटिंग सप्लाई दी है, अल्टरनेटिंग करंट हमने यहाँ पे दी है। तो अल्टरनेटिंग करंट दी, इसलिए हमारा फ्लक्स कैसा बना, अल्टरनेटिंग नेचर का बना, ठीक। तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ, ताकि जो भी आपका बेसिक डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। इसको क्लियर करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमारे पास दो वाइंडिंग्स हैं, जो कि हमारी ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये दूसरी क्या है, हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग पे हम लोगों ने वोल्टेज को अप्लाई किया है, मतलब कि करंट को दिया है। करंट देने से क्या होता है कि यहाँ पे एक फ्लक्स हमारा जनरेट हो जाता है, और ये जो फ्लक्स होता है ये अल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स होता है। अल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स इसलिए होता है क्योंकि हम इसमें क्या दे रहे हैं, अल्टरनेटिंग सोर्स से सप्लाई दे रहे हैं, मतलब AC सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। अब जब आपको पता है कि अगर एक हमारे पास कॉइल है, एक हमारे पास कॉइल है, और इसके थ्रू अगर हम, जो हमारा फ्लक्स होता है, जो कि हमारी मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, अगर इसके थ्रू चेंजिंग नेचर की हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था कि BEE में अगर कोई कॉइल है, उसके पास में से अगर हम अपना मैग्नेट ले जाते हैं तो इस कॉइल में क्या जनरेट होता जाता है, एक EMF जनरेट हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे भी है। देखो, जो मैग्नेटिक लाइंस थी वो यहाँ पे जनरेट हो गई, ये मैग्नेटिक लाइंस आपकी यहाँ पे इस तरीके से जनरेट हो गई। अब ये मैग्नेटिक लाइंस किससे कट कर रही हैं, सेकेंडरी कॉइल से कट कर रही हैं। अब जो सेकेंडरी कॉइल से कट
कर रही हैं तो ये किस तरीके की नेचर की, अल्टरनेटिंग नेचर की, मतलब कि बार बार इनका जो कंपोनेंट है या फिर मैं बोलूँ इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बार बार बदल रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो सेकेंडरी हमारी वाइंडिंग होती है उसमें भी एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। अब ईएमएफ जनरेट होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही हम अपने सेकेंडरी कॉइल को किसी लोड के साथ में कनेक्ट करते हैं, लोड का मतलब क्या है, बल्ब हो गया या फिर इंडक्टिव, कैपेसिटिव या फिर हमारा कैसा भी लोड हो, रजिस्टिव लोड हो, हम उसके साथ में कनेक्ट करते हैं तो हमारी करंट क्या होने लगती है, फ्लो होने लगती है। बस इतना सा ही इसका वर्किंग है, ठीक, इससे अबाव कोई वर्किंग नहीं है। तो आई होप कि अभी ये वर्किंग समझ में आ गई होगी। क्या है, फिर से एक बार बहुत इजी वे में रिपीट कराता हूँ कि जब हमारा प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दी जाती है तो प्राइमरी वाइंडिंग में से सप्लाई जाने के बाद में उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनने लगता है, जो जिसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। और ये जो हमारा फ्लक्स होता है ये सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में अल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स लिंक होने की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। और जब हम सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट फ्लो होने लगता है। बस इतना सा ही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकली बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा रिटन फॉर्मेट में वर्किंग है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो लेट्स इरेज द ऑल द इंक्स। ये देखिएगा, अब मैं मार्क हाइलाइटर ले लेता हूँ। देखिए, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा रिटन फॉर्मेट में है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या लिखा हुआ है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। मैंने फर्स्ट जब आपको इंट्रोडक्शन बताया था तब भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी आपको तो पता ही होगा कि जब एक कॉइल होती है, कॉइल से एक कॉइल और उसी के आसपास में दूसरी कॉइल रखी हो, तो पहली कॉइल से अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो दूसरी कॉइल में भी हमारा करंट फ्लो होने लगता है या फिर वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी लिख दी है मैंने थोड़ा सा कि म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ टू कॉइल्स ऑफ वायर इंड्यूसिंग अ वोल्टेज इन ईच अदर व्हेन देयर इज अ चेंज इन करंट इन वन ऑफ द कॉइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इतना समझना कि जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है ट्रांसफार्मर का वो किस पे बेस्ड होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। अब यहाँ पे मैंने थ्योरेटिकली लिखा भी हुआ है, इंग्लिश वाले एज इट इज इसको उतार सकते हैं। बाकी अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो फिर आपको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप अपनी ओन लैंग्वेज पे भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप ये नोट डाउन नहीं करने का मन है तो कोई बात नहीं, आगे चल के मैं अपनी जब बुकलेट को लॉन्च करूंगा तो वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज पे होगी, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। बाकी अभी बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ पूरा वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया जो मैंने वहां पे आपको बताया था। इन अ ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द इनपुट सोर्स ऑफ एसी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसको हम लोग एसी से कनेक्ट करते हैं। व्हेन एसी फ्लो थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग इट क्रिएट्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो वही है जो मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करती है। यहाँ पे दिखा भी देता हूँ एक बार, देखो ये इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा था। ये देखो, ये प्राइमरी वाइंडिंग को हमने वोल्टेज से सप्लाई कनेक्ट कराया था और ये हमारा फ्लक्स जनरेट हुआ था जो कि कैसा था, चेंजिंग नेचर का था। चलिएगा अब यहाँ पे देखते हैं, इट क्रिएट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दिस मैग्नेटिक फील्ड लिंक विथ द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये हमारी किससे कनेक्ट होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्ट होती है। एंड इंड्यूस अ वोल्टेज इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, तो जो वोल्टेज होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस हो जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था ना, यहाँ पे एक मिनट, हाँ, तो जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग जो थी उसमें जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो कितना इंड्यूस होगा। भाई जाहिर सी बात है, क्वेश्चन पूछने वाली बात है कि आपके मन में आना चाहिए डाउट कि मान लीजिए यहाँ पर से हमने कुछ वोल्टेज 230 वोल्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो दूसरी साइड पे हमें कितना वोल्टेज मिल रहा होगा, तो ये पूछने वाली बात है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग इज प्रोपोर्शनल to the number of turns in the secondary winding divided by the number of turns in the primary winding।
नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी आपको बताता हूँ। देखो इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मैं मार्कर ले लेता हूँ। देखो हमारे पास में ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग्स हैं, पहली एक हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और दूसरी हमारी क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, राइट, सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो क्वेश्चन बना कि अगर हमने अपने प्राइमरी वाइंडिंग में 230 वोल्ट अगर हमने दिया तो फिर हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना वोल्ट हमें मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो ये जो वोल्टेज होगा ये डिपेंड कर रहा होगा आपके इस फॉर्मूले पे। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आप इसके वोल्टेज को आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ है, ए क्या है हमारा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, यहाँ पे ए, और एन क्या है, N1 क्या है, N1 है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन अ प्राइमरी वाइंडिंग, और N2 क्या है हमारी नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग। V1 क्या है हमारा प्राइमरी वोल्टेज है, V2 क्या है सेकेंडरी वोल्टेज है, I1 क्या है हमारा प्राइमरी करंट है, इसी तरह I2 क्या है हमारा सेकेंडरी करंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया था कि V2 कितना होगा, भाई सेकेंडरी वाइंडिंग में V2 कितना जनरेट हो रहा होगा। तो यहाँ से निकाल के देखते हैं, V2 इज इक्वल्स टू, मान लो यहाँ पे V1 को हम हटा देते हैं, 1/V2 रखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, N1/N2 आया। अब इसका प्रोपोर्शनल करेंगे तो हम लोगों के पास क्या आएगा, V2 इज इक्वल्स टू N2/N1। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें कितना वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसको देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे नंबर ऑफ टर्न है सेकेंडरी वाइंडिंग में उसको डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी वाइंडिंग में से। ठीक है, तो यही चीज तो मैंने पहले भी आपको यहाँ पे स्लाइड पे दिखाया था। लेट्स सी, तो ये लिखा हुआ है ना कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग। तो वही चीज आया ना कि V2 इज इक्वल्स टू N2/N1। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। आई होप कि अभी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिएगा अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैंने लिखा हुआ है, इससे आप अपने ओन वर्ड्स में पढ़ सकते हो। बाकी इसे एक्सप्लेन करने की इतनी ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है, आप अपने मन से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ताकि थोड़ा सा अगर आप भी अपना माइंड लगाते हो ना तो आप आगे की जो कंडीशंस आएंगी तो उन्हें भी आप सॉल्व आउट कर पाओगे। चलिएगा आगे नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग चलते हैं। ये आपको मैंने पिक्चर जो है वो एक्सप्लेन कर दी है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रांसफार्मर के कुछ और कंडीशंस के बारे में। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द ट्रांसफार्मर डज नॉट क्रिएट एनी न्यू एनर्जी। तो इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, अब बहुत से लोगों का ये सोचना होता है कि भाई अगर हमने 230 वोल्ट ट्रांसफार्मर को दिया और ट्रांसफार्मर हमें जनरेट करके दे रहा है 420 वोल्ट, तो ये तो नई एनर्जी ट्रांसफार्मर ने जनरेट कर दी। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर डायरेक्टली मैंने लिख दिया है कि द ट्रांसफार्मर डज नॉट क्रिएट एनी न्यू एनर्जी। ट्रांसफार्मर किसी भी प्रकार की नई एनर्जी नहीं बनाता है। तो क्या करता है, इट सिंपली ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम प्राइमरी वाइंडिंग टू द सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये क्या करता है, एक एनर्जी को प्राइमरी वाइंडिंग से लेकर सेकेंडरी वाइंडिंग में चेंज भेजता है। ठीक, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज द प्राइमरी करंट। अभी इसका क्या मतलब है वो बताता हूँ, एंड द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो ये क्या बोल रहा है कि द ट्रांसफार्मर डज नॉट क्रिएट एनी न्यू एनर्जी। ट्रांसफार्मर किसी भी प्रकार की नई एनर्जी नहीं बनाता है। तो होता क्या है, आपको पता है P इज इक्वल टू VI, राइट, VI। और अगर AC के फॉर्मेट में बात करूँ तो cos फाई को अभी हम पावर फैक्टर को क्या करते हैं 1 मान लेते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। तो VI, तो अगर हमने अपनी प्राइमरी वाइंडिंग में VI 230 वोल्ट और कितना भी करंट, मान लो 5 एम्पियर करंट हमने भेजा, तो जो इसका प्रोडक्ट होगा ना, जो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, वही हमें इसका प्रोडक्ट मिल रहा होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में। लेट्स मी एक्सप्लेन दिस। अभी इसको इरेज करते हैं। हाँ देखो, अगर मान लो जो हमारी ये प्राइमरी वाइंडिंग है ना, ये प्राइमरी वाइंडिंग, इसमें हमने क्या किया, 230 वोल्ट और 5 एम्पियर हमने दिया। तो सेकेंडरी उसमें अगर हमें मान लो
420 मिल रहा है तो करंट हमारा कम हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 230 का मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा, 15 10 11, तो यहाँ पे 1100 हमारा पावर हो गया, वाट हो गया 1100 वाट। और इसी तरीके से हम यहाँ पे 420 को 1100 से अगर हम डिवाइड कर दें तो फिर हमारा जो करंट होगा वो निकल आएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको समझना है कि जो ट्रांसफार्मर होता है किसी भी प्रकार की नई एनर्जी नहीं बना रहा है, जो भी इसका सम प्रोडक्ट होता है वोल्टेज और करंट का प्राइमरी वाइंडिंग में, वही प्रोडक्ट हमें मिल रहा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में। हालांकि अगर इसने क्या किया है कि वोल्टेज को अगर बढ़ा दिया तो करंट को क्या कर देगा, घटा देगा। आपको पता है कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। अगर करंट हमारा बढ़ता है तो वोल्टेज क्या होता है, घट रहा होता है। तो इसी तरीके अगर मान लो हमारा वोल्टेज बढ़ा रहा है, ये ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज को अगर हमारे बढ़ा रहा है तो क्या कर रहा होगा, कहीं ना कहीं करंट को घटा रहा होगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक। अब नेक्स्ट हमारी लाइन पे क्या लिखा हुआ है, the efficiency of a transformer is typically around 95%। तो आपको ये बता करके बहुत अच्छा भी लग रहा है और आपको जान करके भी हैरानी होगी कि जो ट्रांसफार्मर होता है इसकी एफिशिएंसी 95 बल्कि इससे भी ज़्यादा कई बार में होती, 97% तक एफिशिएंसी इसकी होती है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि जो हम इसको देते हैं ना उतना ही ये हमें 95% तक ही रिटर्न कर सकता है। और ये इलेक्ट्रिकल मशीन में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट डिवाइस को माना जाता है, मतलब इससे ज़्यादा कोई भी एफिशिएंट डिवाइस है ही नहीं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि स्थिर डिवाइस होता है, जिस वजह से इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, इस वजह से इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर याद रखना है, द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज टिपिकली अराउंड 95%। दिस मीन्स दैट अबाउट 95% ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अप्लाइड टू द प्राइमरी वाइंडिंग इज ट्रांसफर टू द सेकेंडरी वाइंडिंग। मैंने आपको अभी बताया ना कि 95% तक ये एनर्जी को ट्रांसमिट कर देता है। द रिमेनिंग 5% ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस्ट एज द हीट या फिर लॉसेस। तो जो 5% की एनर्जी है ना वो हमारी एज अ हीट या फिर अदर लॉसेस, जो कॉपर लॉसेस होते हैं, आयरन लॉसेस होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉसेस जिन्हें कहते हैं, तो इन सब में हमारी वो डिसिपिएट हो जाती है। तो क्या होता है आगे चल करके देखेंगे हम इसके बारे में। चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हेयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द ट्रांसफार्मर्स, मैंने आपको बताया हुआ है। चलिएगा पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। लेट्स रीड दीज पॉइंट्स। तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मेंशन किए हुए हैं, आप इसे अपने माइंड में कैप्ट रखिएगा ताकि इन फ्यूचर आपके पास अगर कोई भी क्रॉस क्वेश्चन आता है तो यू कैन जस्टिफाई एंड गिविंग टू आंसर विद अ करेक्टली मैनर। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा ट्रांसफार्मर्स वर्क्स ओनली ऑन एसी। तो ये जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं ये सिर्फ एसी पे वर्क करते हैं, दे डोंट वर्क्स ऑन डीसी। तो ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करते। उसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। मैंने अभी आपको वर्किंग में क्या बताया कि जब हमारे पास चेंजिंग मैग्नीट्यूड का फ्लक्स होगा, मतलब कि जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, जब प्राइमरी वाइंडिंग में हम करंट को फ्लो कराते हैं तो यहाँ पे से जो फ्लक्स बनता है वो हमारा चेंजिंग मैनर का होता है, मतलब अल्टरनेटिंग फ्लक्स बनता है, जिसकी वजह से ही हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट इंड्यूस हो जाता है ना। माफी चाहूंगा, जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे डीसी सप्लाई दे दी, सपोज दैट कि हमने प्राइमरी वाइंडिंग में डीसी सप्लाई दे दी, तो डीसी सप्लाई में क्या होता है कि ये डायरेक्ट करंट होती है और इसमें किसी भी प्रकार का जो फ्लक्स बनेगा वो हमारा अल्टरनेटिंग नेचर का नहीं होगा, मतलब कि फ्लक्स कांस्टेंट वे में हमारा फ्लो कर रहा होगा। तो ऐसे में तो सेकेंडरी वाइंडिंग में चेंजिंग नेचर का फ्लक्स आया नहीं। जब चेंजिंग नेचर का फ्लक्स नहीं आया तो उसमें किसी भी प्रकार का हमारा ईएमएफ बनेगा नहीं। ईएमएफ नहीं बना तो करंट किस बात का फ्लो होगा ना। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है ये डीसी पे काम नहीं कर सकता। डीसी पे काम क्यों नहीं करता है, क्योंकि इस डीसी पे अगर इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को हम कनेक्ट कर देंगे तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग से किसी भी प्रकार का चेंजिंग नेचर का हमारा फ्लक्स नहीं बनेगा, और फ्लक्स जब चेंजिंग नेचर का नहीं बनता है तो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में भी कोई भी प्रकार का ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाएगा। सेकंड पॉइंट मैंने क्या मेंशन किया है वो है द ट्रांसफार्मर डज नॉट क्रिएट एनी न्यू एनर्जी। वही आपका है
इट्स सिंपली ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द प्राइमरी वाइंडिंग टू द सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, तो ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसी तरीके से एफिशिएंसी के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ कि इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, 95% होती है और 5% क्या होती है, लॉसेज में हमारी एफिशिएंसी चली जाती है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या बता रही है, द मेन लॉसेज इन आर ट्रांसफॉर्मर्स। तो मेन लॉसेस क्या क्या होते हैं ट्रांसफार्मर के, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के मेनली, वैसे तो बहुत सारे लॉसेस होते हैं पर मेनली इसमें दो लॉसेस होते हैं। पहला हमारा कॉपर लॉस होता है, दूसरा हमारा आयरन लॉस होता है। तो कॉपर लॉस क्या होता है, दीज लॉसेस आर ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग। तो नाम से पता चल रहा है कॉपर लॉस मतलब कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा उसमें कॉपर की वाइंडिंग की गई होती है, तो उस वाइंडिंग की वजह से जो लॉसेस होता है, उसके रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉस होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉपर लॉस कहते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था एक एडी करंट लॉस होता है, तो वो क्या होता है हमारी कोर पे हो रहा होता है ना। तो आयरन लॉस की कैटेगरी में वही आता है, दीज लॉसेस आर ड्यू टू द एडी करंट एंड हिस्टेरिसिस लॉस इन द मैग्नेटिक कोर। तो जो मैग्नेटिक कोर होती है ना ट्रांसफार्मर की, मैंने फर्स्ट लेसन पे बताया था कि जो हमारी वाइंडिंग होती है वो किसी ना किसी एक कोर पे प्लेस्ड होती है, मतलब कि उसके ऊपर रैप्ड होती है। तो उसी मैग्नेटिक कोर में एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस होता है, जिसको हम लोग आयरन लॉस कहते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने मेंशन किया हुआ है, द कूलिंग सिस्टम इन अ ट्रांसफार्मर हेल्प्स टू प्रिवेंट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम ओवर हीटिंग। तो कूलिंग सिस्टम भी ट्रांसफार्मर में प्रोवाइड किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे की वीडियोस में समझेंगे। तो वो क्या करता है, ओवर हीटिंग से उसको प्रिवेंट करता है, बचाता है। द कूलिंग सिस्टम कैन बी अ सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम और अ मोर कॉम्प्लेक्स ऑयल कूलिंग सिस्टम। तो जो कूलिंग सिस्टम्स होते हैं वो एयर के थ्रू भी कराया जा सकता है ट्रांसफार्मर को कूल, और ऑयल के थ्रू भी कराया जा सकता है। हालांकि आजकल के नए एडवांस टेक्नोलॉजी में वाटर के थ्रू भी हम ट्रांसफार्मर को कूल करा रहे होते हैं। तो ये सभी चीजें आगे की वीडियोस में हम समझेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसको कूल कराने के लिए हम लोग दो मेथड उसका बेसिकली ज्यादातर यूज करते हैं, एयर कूलिंग सिस्टम, दूसरा हमारा ऑयल कूलिंग सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रांसफार्मर आर यूज इन वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग। जो हमारे ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो बहुत सारे प्रकार के एप्लीकेशंस पे यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने सब मेंशन किया हुआ है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में यूज़ होता है, टेलीकम्युनिकेशंस में होता है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड मेडिकल डिवाइसेज में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पे बात करते हैं। इसी तरीके इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक रह गया था, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। तो ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर्स हो गए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करते हैं अपनी, देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर में आपको समझाऊंगा, तो आई होप कि मैंने आपको जो वर्किंग बताई आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट एंड क्वेरी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं, जिसके बारे में अभी मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। अभी बात करते हैं कि जो मैं आपको इतनी देर से बता रहा था कि बुकलेट आपको मिल जाएगी, एक रिविजन बुकलेट, तो वो क्या है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो मैं एक रिविजन बुकलेट बना रहा हूँ जो कि इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट और इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड के लिए होगी। हालांकि अभी मैं इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ, तो इसकी आपको बुकलेट अवेलेबल हो जाएगी। जब भी मैं अपने वीडियोस को कवर कर चुका हूँ, सभी चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी होंगी, तब आपको ये बुकलेट मिल जाने वाली है। इसमें बेसिकली जो भी मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ वही कंटेंट आपको एज इट इज मिल जाएगा। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में भी आपको कंटेंट मिल जाएगा, मतलब हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पे भी होगा, और एक हमारी बुकलेट होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम पे बेस्ड होगी। तो ये थ्योरेटिकल बुकलेट होने वाली है, जो कि बेसिक एक तरीके की होगी। इसमें आपको जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ वो थ्योरेटिकल फॉर्मेट में और बहुत बेसिक फॉर्मेट में मिल जाएगा। इसी के आगे मैंने आप लोगों के लिए एक एडवांस बुकलेट को भी लॉन्च करने का सोचा है, और ऑब्जेक्टिव बुकलेट को भी लॉन्च करने का सोचा है। तो ये एडवांस और ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ये एडवांस होगा ये हमारा जेई लेवल की चीज़ों को कवर कर रहा होगा। जेई लेवल की चीज़ें कैसी होंगी, मतलब कि आपने जो थ्योरेटिकली पढ़ा है अभी तक की, उससे एडवांस होगी चीज़ें। जैसे ट्रांसफार्मर आप पढ़ रहे हो, तो ट्रांसफार्मर का कंपैरिजन आप अभी एसी मोटर से नहीं करा पा रहे हो, तो वो सब चीज़ें इस एडवांस बुक में होगी आपकी। सभी एक दूसरी मशीनों का कंपैरिजन होगा, और इसमें किसी भी प्रकार की थ्योरी ज़्यादा नहीं होगी। इसमें जो फैक्ट्स होंगे और जो पॉइंट्स होंगे मेन वो सभी इसमें एडवांस में लिखे जाएंगे। बाकी मैं इसका ओवरव्यू जल्दी आपके साथ में शेयर करूंगा, इस पे काम चल रहा है। और फिर आएगी हमारी एक इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव।
जिसमें आपको जो जेईई के आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्रीवियस ईयर, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आपने मेरी वीडियोस को देखा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो बिल्कुल इसे लाइक करिएगा। साथ में आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, आप मुझे मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे फॉलो कर सकते हो। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो ना, अभी जॉब करना चाहते हो, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर आप इन फ्यूचर जॉब करना चाहते हो, अपना प्लेसमेंट कराना चाहते हो, तो लिंक्डइन अकाउंट पे आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं बहुत सारी आपके लिए जॉब्स पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप अपने जो भी आपकी कैटेगरी की जॉब हो, आप उसको फॉलो करके अपनी पोस्टिंग करवा सकते हो। साथ ही में अगर आप सोशल मीडिया में मुझसे बात करना चाहते हो तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप मुझसे बात कर सकते हो। लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी का दे दिया है। इसी तरीके से व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें जो भी हमारी वीडियोस होती हैं उसकी मैं नोटिफिकेशंस वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। इससे क्या होता है कि जो भी वीडियोस आती हैं फर्दर, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। तो अपने जो भी आपका ईयर है उसके हिसाब से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी नई वीडियोस होंगी आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं देना है। उसके लिए आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक के थ्रू आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही मैं बता दूं कि जो PDF है उसको डाउनलोड करने के लिए कुछ सीक्वेंस फॉलो करने होते हैं, उसी के ऊपर मैंने हाउ टू डाउनलोड PDF मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उसको पहले देख लेना, फिर आप PDF को डाउनलोड करना, तो आप इजीली PDF को डाउनलोड कर पाओगे। आई होप कि जो मैंने आपका टारगेट रखा था इस वीडियो में बताने का, वो मैंने आपको सभी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी हैं। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।